दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज हम बात करेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस पर, यानी कि अति लघु प्रश्न पर। जैसे कि डीएड एग्जाम की तैयारी चली रही है, हमारी एग्जाम बहुत पास में है, बस 2-4 दिन रह गए हैं दोस्तों। ठीक है, इस छोटे से समय में हम कैसे अपने 10 नंबरों को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे पूरे 10 नंबर पक्के कर सकते हैं। जैसे कि 2-2 नंबर में हमारे 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि हमारा दूसरा प्रश्न 10 नंबर का होता है, जिसमें 5 प्रश्न दिए हैं और उन 5 प्रश्नों का हमें उत्तर 1 या 2 वाक्यों में देना होता है। एक शब्द में भी दे सकते हैं। ठीक है, उसमें ऐसा कोई वो नहीं है कि आपने एक शब्द लिखा तो आपका क्वेश्चन गलत है। ठीक है दोस्तों, 2 नंबर का प्रश्न होता है। तो दोस्तों देखिए, आज हम आप बात करेंगे 30 प्रश्नों पर बात करेंगे। ठीक है, किस प्रकार से आपके प्रश्न बनेंगे और किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसी प्रकार से प्रश्न बनते हैं और हो सकता है इनमें से ही आपको भी प्रश्न मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो आज हम 30 प्रश्नों पर बात करने वाले हैं। एक कॉपी और पेन ले लीजिए, ताकि ये क्वेश्चन मैं आपको बताती रहूं, इसके आंसर आप नोट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, ये 30 प्रश्न हैं। किस प्रकार से अगर पूछे जाएंगे आपसे 2 नंबर में, जिनका आपको एक लाइन में या एक शब्द में उत्तर देना होता है। देखिए, मानसिक मंदता और मानसिक रोग में क्या अंतर है। सबसे पहला प्रश्न है आपका, मानसिक मंदता और मानसिक रोग में क्या अंतर है। तो मानसिक मंदता और मानसिक रोग में क्या अंतर है, सभी जानते हैं। बौद्धिक अक्षमता और बौद्धिक विकार में क्या अंतर है। तो क्या अंतर है दोस्तों दोनों में। सबसे पहला अंतर तो यही है, मानसिक मंदता क्या है, स्थिति है, बौद्धिक अक्षमता, और ये क्या है, बीमारी है। ठीक, या रोग है। मानसिक रोग में क्या अंतर है, इस तरीके से प्रश्न बनेगा आपका। मानसिक मंदता और मानसिक रोग में क्या अंतर है। तो मानसिक मंदता क्या है, एक स्थिति है, एक कंडीशन है, और मानसिक रोग क्या है, एक बीमारी है या रोग है। मानसिक मंदता की जो स्थिति है उसमें सुधार किया जा सकता है, परंतु ठीक नहीं किया जा सकता, और बीमारी को क्या है, ठीक किया जा सकता है। तो आपने कुछ नहीं लिखना है, बस ये लिख देना है, मानसिक मंदता या बौद्धिक अक्षमता जो है वह एक स्थिति है। ठीक है, और मानसिक या बौद्धिक रोग जो है वह एक रोग या बीमारी है। तो ये इसका आंसर है कि मानसिक मंदता एक स्थिति है, मानसिक रोग एक बीमारी है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, स्वाधीनता के 3 लक्षण लिखिए। अब स्वाधीनता के मतलब या स्वपरायण जो आता है दोस्तों, ऑटिज्म बच्चा जो होता है, ऑटिज्म जो हमारी कंडीशन है एक, उसके लक्षण बताइए। तो एक तो स्वाधीनता स्वयं से ही, इसका एक तो एक लक्षण यही है कि स्वाधीनता जो बच्चा होता है किसी कार्य पे ध्यान केंद्रित नहीं रहता है उसका, और क्या है, स्वयं में लीन रहता है। ठीक है, और कभी कभी अति चंचलता भी देखने को मिलती है। अति ऐसे लिख सकते हैं हम, स्वयं में लीन रहना, अति चंचलता, ठीक है, और ध्यान केंद्रित ना करना, बस। ठीक है, उसके बाद प्रश्न आपका है, शीघ्र हस्तक्षेप के प्रतिदर्श लिखिए। तो 2 लिख पाए थे आपको, गृह आधारित और केंद्र आधारित, 2 प्रतिदर्श हैं इसके। दूसरा है दोस्तों, फिर चौथा प्रश्न आपका है, अधिगम अक्षमता के प्रकार कौन कौन से। अब ये देखिए, लर्निंग डिसेबिलिटी से आ गया, अधिगम अक्षमता पूछा है आपसे, बौद्धिक अक्षमता नहीं पूछा है दोस्तों। तो अधिगम अक्षमता के प्रकार बहुत सारे हैं। ठीक है, कौन कौन से, डिसलैक्सिया पढ़ने से, डिस्कैल्कुलिया गणित से, डिस्ग्राफिया लिखने से, डिस्मॉर्फिया भ्रम से, ठीक है, डिस्प्रैक्सिया तनाव हमारे गामक अक्षमता से। ठीक है, ये सारी चीजें, और अफेजिया भाषा से। तो ये सभी इसके प्रकार है, हमने इसमें लिख देना है। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों, प्रभावित अंगों के अनुसार प्रमस्तिष्कीय अंगाघात का वर्गीकरण। अब प्रभावित अंगों का मतलब कि जो हमने सेरेब्रल पॉलिसी पढ़ा है उसका क्लासिफिकेशन किया था, जिसमें क्या चिकित्सीय लक्षणों के अनुसार अलग है, प्रभावित अंगों के अनुसार अलग है। तो देखिए दोस्तों, प्रभावित अंगों के अनुसार था, जिसमें क्या था, मोनोप्लीजिया, हेमोप्लीजिया, कोडाइप्लीजिया, डायप्लीजिया और मिक्स्ड जो था, वे सारे हमने लिख देना है, इसके वर्गीकरण जो हमने किए थे। ठीक है, मोनो किसी 1 पे किया था, क्वाडा किसी 3 पे किया था, डायप्लीजिया 2 पर किया था जिसमें 2 अंग प्रभावित है, मोनोप्लीजिया किसी 1 पे, हेमोप्लीजिया एक तरफ का पूरा शरीर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें आप लिख देंगे। उसके बाद है, लिखने की अक्षमता को क्या कहते हैं। तो लिखने की अक्षमता को डिस्ग्राफिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, डिस्ग्राफिया। ठीक,
विकासात्मक बुद्धि लब्धि क्या है? तो दोस्तों विकासात्मक बुद्धि लब्धि क्या है? 0 से 18 वर्ष। ठीक, उसके बाद है भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित हुआ? अब इसमें पारित हो गया, ना तो संशोधन पूछा ना ही इसकी स्थापना पूछी। तो देखिए दोस्तों, ये पंजीकृत तो हुआ था 1986 में, ठीक है। अधिनियम कब बना था? 1992 में। और इसमें संशोधन जो हुआ था 2000 में, क्योंकि हो सकता है तीनों में से कोई क्वेश्चन पूछ ले आपसे, कब ये स्थापित हुआ या कब इसका स्थापना हुई, या कब इसको अधिनियम में लागू किया गया, या कब इसका संशोधन हुआ। तो 2000 के बाद कोई संशोधन नहीं हुआ है, तो 2000 में इसका संशोधन हुआ, ठीक है। तीनों ही बता दिए। फिर प्रश्न आपका बन सकता है, बहुविकलांगता को परिभाषित कीजिए। बहुविकलांगता क्या है दोस्तों? बहुविकलांगता एक ऐसी स्थिति है जिसमें बहुविकलांगता क्या है? 2 या 2 से अधिक प्रमाणित विकलांगताओं का होना बहुविकलांगता कहलाती है। अपने सीधे सीधे लिखना है, 2 या 2 से अधिक प्रमाणित विकलांगताओं का होना बहुविकलांगता कहलाती है, ठीक। उसके बाद है दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था जीन पियाजे ने। जीन पियाजे, ठीक। विकास के 2 सिद्धांतों को लिखिए। तो विकास के 2 सिद्धांत आप लिख के आ जाएंगे। विकास के कौन कौन से 2 सिद्धांत हैं? एक तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। विकास के 2 सिद्धांत, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, और एक और आप कोई सा लिख देंगे। विकास क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास कभी समाप्त नहीं होता है, विकास क्या है? सिर से पैर की ओर होता है, ठीक है। एकीकरण का सिद्धांत है इसका, ठीक है। एक दिशा का सिद्धांत है, बहुत सारे सिद्धांत है, उनमें से आप कोई 2 सिद्धांत लिख देंगे। उसके बाद आपका प्रश्न बन जाएगा, व्यक्तिक अध्ययन विधि को परिभाषित कीजिए। तो व्यक्तिक अध्ययन विधि क्या है? जिसमें किसी व्यक्ति के, ठीक है, व्यक्ति के गुणात्मक विश्लेषण का अध्ययन करना ही व्यक्तिगत अध्ययन विधि है, जिसमें कुछ निम्नलिखित तत्व शामिल हैं। व्यक्तिगत तत्व, व्यक्ति का व्यक्तित्व अध्ययन, पारिवारिक अध्ययन, वातावरण अध्ययन, शारीरिक योग्यता, मानसिक योग्यता, इन्हें सभी का अध्ययन किया जाएगा, व्यक्तिगत अध्ययन कहलाता है। उसके बाद आपका प्रश्न बन सकता है, विकास की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है? दोस्तों बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है, हो सकता है आपका इस बार आ जाए, ठीक है। विकास की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है? तो दोस्तों गर्भावस्था से ही हो जाती है, ये गर्भावस्था, ठीक। थॉर्नडाइक के सीखने के नियम कौन कौन से हैं? तो उन्होंने कौन कौन सा दिया था? प्रभाव का नियम दिया था, तत्परता का नियम दिया था, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, और करके सीखना। सीखना, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और करके सीखना। उसके बाद आपका प्रश्न बनेगा, यहां थोड़ा सा डाउट लग रहा है, एक बार आप देख लेना। शारीरिक अक्षमता के प्रकार लिखिए। शारीरिक क्षमता कितने प्रकार की है दोस्तों? तो शारीरिक अक्षमता है, सबसे पहले तो हम बहुत सारी अक्षमताएं हैं, सीपी हो गया, ठीक है, मांसपेशीय शरण हो गया, आपको बता देती हूँ, आप खुद नोट कर लीजिए। सीपी हो गया, सेरेब्रल पालिसी हो गया, मांसपेशीय शरण हो गया, पोलियोमाइलाइटिस हो गया, ठीक है, लेप्रेसी हो गया, ठीक, स्पाइना बाइफिडा हो गया, मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो मांसपेशीय शरण बता रही हूँ वो हो गया, पोलियो, सारी चीजें। तो ये क्या है? ऐसे देखिए, एक मिनट। सबसे पहला मस्तिष्क पक्षाघात, दूसरा मस्कुलर डिस्ट्रोफी यानी कि मांसपेशीय शरण, तीसरा द्विशाखी रीढ़ यानी कि स्पाइना बाइफिडा, फिर पोलियो और कुष्ठ रोग। तो ये सारे क्या है? शारीरिक क्षमता के प्रकार हैं, आप इसको लिख देना। उसके बाद दोस्तों प्रश्न आपका बन सकता है, श्रवण अक्षमता को मापने की इकाई क्या है? तो श्रवण अक्षमता को मापने की इकाई क्या है? डेसिबल है, डेसिबल में हम नापते हैं। फिर समावेशी शिक्षा को परिभाषित कीजिए। समावेशी शिक्षा क्या है? समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसमें सामान्य बच्चों के साथ साथ विशेष आवश्यकता वाले एवं सभी वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है, ठीक है। विशेष शिक्षा क्या है? विशेष शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिस प्रणाली में विशेष शिक्षक द्वारा विशेष
विशेष तकनीकी विशेष विधियों का प्रयोग होता है और विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान की जाती है, विशेष आवश्यकता कहलाती है, विशेष शिक्षा कहलाती है। स्वरूप संवेदी एकीकरण क्या है? संवेदी एकीकरण जब हमारी सभी संवेदनाएं एक साथ कार्य करती हैं और एक साथ कार्य करना संवेदी एकीकरण कहलाता है। ठीक है, फिर है व्यवहार के प्रकार कौन कौन से हैं? दोस्तों व्यवहार के प्रकार दो प्रकार हैं, एक तो कौशल व्यवहार, दूसरा है समस्यात्मक व्यवहार। तो व्यवहार के प्रकार दो हैं, लिख लीजिए, कौशल व्यवहार, दूसरा है समस्यात्मक व्यवहार। फिर प्रश्न है आपका अभिवृद्धि का कार्यकाल क्या है? तो अभिवृद्धि का यानी कि अभिवृद्धि का मतलब आप समझ रहे हैं शारीरिक विकास से मतलब है कि किसी व्यक्ति का शारीरिक विकास कब तक पूर्ण हो जाता है। तो अभिवृद्धि या शारीरिक विकास भी आ सकता है आपको परीक्षा में, ठीक है, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं आप यहाँ पर चेंज करके। तो अभिवृद्धि का क्या है? 0 से 18 वर्ष। ठीक, फिर है दोस्तों उसके बाद आपका प्रश्न है 23 अनुवांशिकी को परिभाषित कीजिए। तो अनुवांशिकी क्या है दोस्तों? वंशानुगृत जो हमारा कार्य है, वंशानुगृत कार्यक्रम या वंशानुगृत प्रक्रिया का अध्ययन करना। ठीक है, वंशानुगत प्रक्रिया का अध्ययन करना ही अनुवांशिकी कहलाता है। ठीक है, बौद्धिक अक्षमता के शैक्षणिक वर्गीकरण कौन कौन से हैं? अब बौद्धिक अक्षमता के शैक्षिक वर्गीकरण देखिए दोस्तों, जैसे कि हमारे बौद्धिक अक्षमता को या मानसिक मंदता को 3 भागों में हमने क्लासिफिकेशन किया था, उसका वर्गीकरण किया था, मनोवैज्ञानिक आधार पर और शैक्षणिक के आधार पर, और एक और है चिकित्सीय लक्षणों के आधार पर। इस तरीके से कुछ था। तो दोस्तों उसमें से क्या है, शैक्षिक वर्गीकरण कौन कौन से थे? जिसमें हमने पढ़ा था TMR, ठीक है, और हमने पढ़ा था EMR, और हमने कस्टोडियल। तो देखिए ट्रेनेबल मेंटल रिटार्डेशन और एजुकेबल मेंटल रिटार्डेशन, जिसमें क्या था दोस्तों? प्रशिक्षणीय मानसिक मंदता और शैक्षणीय मानसिक मंदता और कस्टोडियल अभिरक्षणीय, जिनको क्या स्वयं देख रेख के लिए ये 3 भागों में बांटा था। तो इसके ये 3 प्रकार हैं या 3 प्रकार के वर्गीकरण है। आप लिख देंगे इसमें ट्रेनेबल प्रशिक्षणीय, ठीक है। अब अगर आप इसको आईडी में चेंज करेंगे तो आईडी में भी इसको चेंज कर सकते हैं, तब आपका आ जाएगा यहाँ पर प्रशिक्षणीय बौद्धिक अक्षमता, ठीक है, फिर है शैक्षणीय बौद्धिक अक्षमता और फिर अभिरक्षणीय बौद्धिक अक्षमता, ठीक है, कस्टोडियल जिसे कहा गया है। तो ये 3 प्रकार से हमने वर्गीकरण किया था। फिर है दोस्तों प्रश्न आपका विकास को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो 2 कारक थे, अनुवांशिक और दूसरा वातावरण कारक। फिर है दोस्तों विशेष शिक्षा के 2 उद्देश्य लिखो। तो विशेष शिक्षा के क्या उद्देश्य है? विशेष शिक्षा के 2 उद्देश्य जो मुख्य हैं वे हैं विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना और दूसरा मुख्य धारा से जोड़ना। फिर है दोस्तों गणना संबंधी अक्षमता को क्या कहा जाता है? गणना संबंधी यहाँ से मतलब है जिसने गणित, तो उसको डिस्कैलकुलिया कहते हैं, जो एक अधिगम अक्षमता का प्रकार है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? तो बहुबुद्धि सिद्धांत हावर्ड गार्डनर ने दिया है। दिव्यांगता यानी कि दिव्यांगता के प्राथमिक रोकथाम कौन कौन से है? तो प्राथमिक रोकथाम था ना प्रसव पूर्व, प्रसव के समय और प्रसव के बाद के। तो आपने केवल ऐसा नहीं लिखना है, उसके कारण सारे नहीं लिखने हैं, आपने प्रसव पूर्व, प्रसव का समय और प्रसव का बाद, बस 3 शब्द लिखने हैं। उसके बाद आ जाएगा दोस्तों सांकेतिक भाषा का प्रयोग किन बच्चों के साथ किया जाता है? तो सभी को पता है जो श्रवण क्षतिग्रस्ता से ग्रस्त होते हैं उन बच्चों के साथ किया जाता है, मुखबधिर बच्चों के साथ किया जाता है। दोस्तों इस प्रकार से आपको क्या है 2-2 नंबर के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और इसी प्रकार से आपसे पूछा जाएंगे प्रश्न और इसी प्रकार से प्रश्न बनते हैं और हो सकता है इसमें से आपको प्रश्न देखने को मिल जाए। अगर मैं इंपोर्टेंट प्रश्न की बात करूं दोस्तों इसमें से कौन कौन सा है, तो ये बहुत ज्यादा फर्स्ट वाला बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। दूसरा मैं बात करूं तो ये आपका बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, चौथा प्रश्न, ठीक है। फिर आपका वर्गीकरण हाँ लिखने के ये आ सकता है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट ये पूछ सकता है विकासात्मक बुद्धि लब्धि 3-4 बार पूछा गया है पिछले प्रश्नों में, मैंने देखा था प्रश्न पत्रों में जो दिया गया है बहुत ज्यादा।
फिर आपसे बहुविकलांगता को परिभाषित कर सकते हैं। आरसीआई से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है आपका 2 नंबर में, आप देख लीजिए, किसी भी पेपर में आ सकता है, जरूरी नहीं है किसी एक पेपर में आएगा, किसी भी पेपर में पूछ सकता है आपसे, ठीक है। उसके बाद ये आ सकता है थॉर्नडाइक में, मुझे यहाँ पर थोड़ा सा डाउट हो रहा है, एक तो प्रभाव का नियम है, तत्परता का नियम है, एक और है दोस्तों, ठीक है। प्रभाव के साथ सीखना, तत्परता के साथ सीखना, एक और नियम है करके सीखना है कि रुचि के साथ है, उसको अभी क्लियर नहीं हो रहा है मुझे, ये वाला प्रश्न मेरा डाउट में है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद शारीरिक अक्षमता के प्रकार आप लिख देंगे, ये शायद ये इतना नहीं पूछेगा प्रकार के बारे में, संवेदी एकीकरण क्या है, ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, ठीक है। और समावेशी शिक्षा को प्रदर्शित कीजिए, ये आ सकता है डेसिबल के पूछ सकता है कि श्रवण क्षमता को मापने की इकाई को क्या कहते हैं, ये इकाई कौन सी है, ठीक है। ये श्रवण क्षमता को किससे मापा जाता है, तो डेसिबल। तो अभिवृद्धि ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर अगर हम बात करें गणना संबंधी क्षमता, ठीक, और सांकेतिक भाषा, ये जो है 5 या 6 प्रश्न है जो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, हो सकता है आपसे किसी प्रश्न में पूछ ले दोस्तों। तो इसी प्रकार से आपके प्रश्न बनेंगे। बाकी अब ये 2-3 दिन रह गए, यानी कि आज हमारा क्या हो गया, आज हो गया वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, मंडे को तो आपका एग्जाम है, तो 3 दिन में और भी हम आपको 30% करके कराएंगे, तो हो सकता है उनमें से आपके सारे प्रश्न कवर हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करो, शेयर कर दो। और दोस्तों जिन दोस्तों को मेरा वीडियो क्वालिटी थोड़ा लो लग रहा है, तो आप वीडियो क्वालिटी, आप साइट से जाकर ऑप्शन आता है उसमें ज्यादा हाई क्वालिटी करके आप देख सकते हैं। एक्चुअली हो सकता है मैं आपको बहुत ज्यादा स्मार्ट क्लास प्रोवाइड नहीं करा पा रही हूँ, उतना एफर्ट नहीं कर सकती हूँ दोस्तों, उसके लिए सॉरी चाहती हूँ दोस्तों। थैंक यू सो मच।